मेरी संग की औरतें, इसका जो अगला पैराग्राफ है वो इस प्रकार से है। जो लेखिका है मृदुला गर्ग, वो कह रही हैं कि मेरी अ, इस तरह मेरी जो माँ की है वो शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के के साथ कर दी जाती है, जैसी उनकी माँ ने जिद की थी, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस की इम्तहान में इस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। और ऐसा ही व्यक्ति खोजा जाता है, और यह ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उसमें हिस्सा लिया था। इस वजह से आईसीएस, जिस प्रकार अभी आईएएस की परीक्षा होती है, वैसे ही उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी, तो उसमें उसका जो पेपर था, इम्तहान था, परीक्षा था, उसमें अंग्रेज़ों ने उसे बैठने से रोक दिया था, मना कर दिया था। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी पैसा मीन्स पूर्वजों से प्राप्त, यानी विरासत से प्राप्त हो, यानी उसके जो पूर्वज थे उनसे जो संपत्ति उसे प्राप्त हो सकती थी, वो उसके पास कुछ भी नहीं थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। और जो माँ थी क्या करती, उसके पास भी कुछ नहीं था। तो उनकी माँ ने जो गांधी जी के सिद्धांत थे कि अपना जीवन सादा और सरल रखिएगा और आपके ख्याल में जो विचार हैं उन्हें उच्च रखिएगा, उन्हें प्राथमिकता दीजिएगा, तो आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं। तो यही उन्होंने अपने विचार रखे। हाल उन्हें यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती कि कमर चनका खा जाती। वो कह रहे हैं फिर उनकी माँ इतनी दुबली पतली थी कि खद्दर की यह खादी की साड़ी भारी भरकम उन्हें पहना दी जाए तो उनकी कमर में मोच आ जाए। वो इतनी हल्की और कहिएगा दुबली पतली थी। रात रात भर जाग कर भी उसे पहनने का प्रयास करती, और रात भर वो जागती रहती, साड़ी को किस प्रकार से संभाला जाए, बनाया जाए, ये कोशिश करती रहती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। शर्मिंदगी में लज्जा, जिससे दिन में साड़ी पहने और कहीं खिसक जाए तो शर्म ना आए, इससे लोग मजाक ना बनाए। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, नाजुक मीन्स कोमल थी। उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछे और छिमके पर टांग दी। उन्होंने कहा, हमारी बहू तो इतनी सॉफ्ट है, इतनी कोमल है, मुलायम है कि इससे घर का कोई कार्य नहीं हो सकता। इसे 3 नहलाओ धुलाओ और एक जगह बिठा दो। गनीमत यह थी, गनीमत मीन्स भलाई, कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। और यह भलाई रही उस घर में कि किसी भी व्यक्ति ने माँ से कोई कार्य करने के लिए नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से जितना काम उनसे हो सकता था उतना काम करती थी। क्यों नहीं की, इसकी 2 वजह थी। और उनसे किसी ने काम करवाने के लिए क्यों नहीं कहा, इसके 2 कारण थे। यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के से खासे अभिभूत थे कि हिंदुस्तान है जो हमारा देश, उसके बाशिंदे भी लिबास करने वाले जो तमाम लोग हैं, उसी तरह से उनके जो ससुराल वाले भी थे वो साहबों साहब जो अंग्रेजों की तरह रहते, खाते पीते उठते बात बैठते थे, उनसे अभिभूत थे, अभिभूत उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। जो उनके नाना थे वो पक्के साहब थे, अंग्रेजों की तरह थे, सब कुछ उनका व्यवहार, खाना पीना रहन सहन सब वैसा ही था, तो बड़े उनसे प्रसन्न रहते थे। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे। उनका यह बात थी कि वो जात से भी खाली हिंदुस्तानी में रह रहे थे और इसी वजह से वो हिंदुस्तानी कहलाते थे, नहीं तो बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। बाकी अगर उनको देखा जाए, पढ़ाई लिखाई देखी जाए, रहन सहन देखा जाए, तो बिल्कुल अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी, अच्छी बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी प्रशंसक थे। दूसरी बात यह थी कि हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे जो लोग, उनमें से कुछ ऐसे थे जो अंग्रेज़ों की बड़ी प्रशंसा करते थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, चाहे वो गांधी नेहरू हों या उनके पिताजी के घर वाले, सब लोग कहीं ना कहीं उनकी बड़ाई करते थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, भले ही कोई लड़का है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहे, उसकी जेब खाली हो जाए, शोहरत सिर करता रहे, उसकी जो ऐश्वर्य जो संपन्नता है वो जाती रही, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था, लेकिन जो प्रभाव था, जो असर था, उसके जो साहबी ससुर थे उनका ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनकी शिरकरी लड़की को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी कि एक जो साहबी
जो पिता था उसने एक अपनी कोमलांगी, नाजुक मीन्स कोमलांगी, अपनी जो लड़की थी उससे फिर एक लड़के को सौंप दी थी। इससे रोमांचक क्या कोई परी कथा हो गई। अगर परियों की कहानी है, इससे कोई मज़ेदार कहानी दूसरी नहीं हो सकती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, ख्वाहिश मीन्स इच्छा, कि जो सनक से भरी हुई, जो पागलपन से भरी हुई जो उनकी एक अंतिम इच्छा थी। और नाना की रजामंदी, रजामंदी मीन्स उन्होंने भी अनुमति दे दी, हाँ ठीक है। बेरोमांचक उपकथाएं थी, बेश परी कथा की उपकथाएं मीन्स उसके साथ चलने वाली कहानियाँ थी, जो कहानी के तिश्ल, तिश्ल मीन्स जादू को और गाढ़ा बना चुकी थी, वह जादू को और मजबूत बना रही थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, शख्सियत मीन्स उसका व्यक्तित्व, दूसरा माँ का व्यक्तित्व भी था। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता, उनमें कुछ ऐसी गुण थे जिससे उनसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता था। जैसे वो खूबसूरत थी, नजाकत में से उनमें सुंदरता थी ही, गैर दुनियादारी के साथ मीन्स दुनिया की जो दूसरी चीज़ें उनसे कोई ज़्यादा लगा मतलब नहीं था। वो बहुत ही ईमानदार थी, निष्पक्ष थी, कोई बात आती थी तो किसी का भी पक्ष नहीं लेती थी, स्पष्ट बात रखती थी। इस तरह खुली मिली थी कि वे परी जात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परी जात मीन्स परियों की जो जाति है उससे वो कम जादुई, यानी वो इन सारे गुणों से संपन्न थी। ऐसा लगता था वाकई वो परियों की जाति से ही आई है। उनसे ठोस काम करवाने का कोई सोच भी नहीं सकता। ठोस मीन्स मजबूत, जो घर के काम होते हैं वैसे मजबूत कार्य कोई उनसे करा भी नहीं सकता था और सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी। जवानी मीन्स मौखिक। और जब भी घर में कोई अच्छा कार्य या बड़ा कोई फंक्शन या कोई और कार्य होता था तो लोग उनसे इन्हीं गुणों के कारण उनसे राय जरूर मांगा करते थे, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और जिस प्रकार से पत्थर की लकीर होती है कि उसे जहाँ से वो लकीर खींच दी जाए पत्थर वहीं से टूट जाता है, वैसे ही एक दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने जो अपनी राय रख दी, विचार रख दिया, तो लोग उसे किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते थे, उसे पूरी तरह से संपन्न कराते ही